हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का। ठीक है। और आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं डेवलपमेंट चैप्टर। इकोनॉमिक्स का चैप्टर क्या था? इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो था वह चैप्टर है डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट का कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं, आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला लेक्चर जहां ख़त्म हुआ था उसी से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ डाटा है, देखिए, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो डाटा है। ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। द डेवलपमेंट लेवल ऑफ नेशंस आर रीजन शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट बिसाइड्स इनकम। इनकम के अलावा, किसके अलावा? इनकम के अलावा। ठीक है। इसके पहले हमने देखा कि इनकम जो पर कैपिटा इनकम की हमने बात किया था कि पर कैपिटा इनकम अधिक है तो वह कंट्री या वह स्टेट जो है वह डेवलप मान लिया जाता है कि पर कैपिटा इनकम अधिक है तो बाकी चीज़ों में जो है वह बेटर होगा। बट यहाँ पे 3 स्टडी हम लोग देख रहे हैं, हरियाणा, केरल और बिहार का। 3 यही अपने इंडिया का ही। यह इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का है, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का है, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह हरियाणा, केरल, बिहार का है। हरियाणा का 33 है, केरल का 10 है, बिहार का 38 है। ठीक। लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा का 82% है, केरल का 94% है, बिहार का 62% है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वह हरियाणा का 61% है, केरल का 83% है, बिहार का 43% है। अब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। 2015-16 का पर कैपिटा इनकम का डाटा है। ठीक है। क्योंकि वह इकोनॉमिक सर्वे कब का है? यह 2017-18 का हमारे पास अवेलेबल है, तो इसी डाटा पे हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। ठीक है। तो देखिए, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरल और बिहार से अधिक है। कितनी है पर कैपिटा इनकम? रुपए में 1,62,034। ठीक है। 1,62,034 पर ईयर है। ठीक है, पर ईयर है। केरल का 1,40,190 कम है हरियाणा से। पर कैपिटा इनकम केरल का कम है। बिहार का हम लोग देखते हैं बहुत कम है, 31,454 रुपीज पर एनम बिहार का पर कैपिटा इनकम है। ठीक है। अब ये जो डाटा है इसका कंपैरिजन जो हम करेंगे वह ध्यान दीजिएगा कि जब हम यह मान लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम अधिक, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अधिक है कंपेयर देन केरल और बिहार से, तो जब पर कैपिटा इनकम अधिक है तो हरियाणा डेवलप्ड होगा। सारी तरह की फैसिलिटीज लोगों को, एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के आम लोगों को जो भी बेसिक फैसिलिटी चाहिए वह सब अवेलेबल होगा, यह माना जाता रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा ही है कि पर कैपिटा इनकम अधिक हो जाने से बाकी सारी फैसिलिटीज और बाकी सभी चीज़ों जो नेसेसरी थिंग्स है वह हमें अवेलेबल हो जाती है? तो यह डाटा बताता है कि नहीं, पर कैपिटा इनकम अधिक होने से ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम हरियाणा का अधिक है कंपेयर देन केरल, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33 जबकि हरियाणा का है और केरल का 10 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि पर 1000 लाइव बर्थ पर डेथ होने विद इन 1 ईयर डेथ करने वाले बच्चों की संख्या। क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? हम किसे कहते हैं कि पर 1000 लाइव बर्थ पे विद इन 1 ईयर कितने बच्चों का डेथ हो गया। ठीक है। तो कह रहा है कि हरियाणा में 1000 लाइव बर्थ पे विद इन 1 ईयर 33 बच्चों का डेथ हो जाता है, जबकि केरल में कितना हो रहा है? 10 हो रहा है कि नहीं है? लिटरेसी रेट देखिए, हरियाणा की 82% है, केरल का 94% है। सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का 82% और केरल का कितना है? 94% है।
नेट अटेंडेंस रेशियो, या देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 14 ईयर तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो यहाँ पे काउंट किया गया है वह 15 ईयर प्लस के स्टूडेंट्स को काउंट किया गया, उससे बिलो के स्टूडेंट्स को नहीं काउंट किया गया। जिनकी एज 15 साल या उससे अधिक है, जो 15 ईयर के एज और उसके बाद के एज में जो स्कूल में या कॉलेज में इनरोल्ड हुए हैं, उनकी ही पॉपुलेशन को इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, उससे कम के पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया गया, 15 ईयर के एज के नहीं काउंट किया गया है। यहाँ पे लिखा एज 14 एंड 15 ईयर 2013-14 का आपके पास डाटा है, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज का, कि पर 100% 100 लोगों में से, ठीक है, पर 100% 100 लोगों में से 100 स्टूडेंट्स में से कितने लोग जो है आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्कूल में इनरोल्ड होते हैं। तो कह रहा है कि हरियाणा में ओनली 61 का मतलब क्या हुआ कि 39 लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया। कितने लोगों ने? 39 लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया। इसका मतलब यही ना हुआ। केरल में क्या करा, 83 आउट ऑफ 100, तो 100 में से 83 इनरोल्ड हुए, का मतलब केवल 17 लोगों ने ही तो छोड़ा ना, है ना। कंपेयर देन अगर करें का 39 लोगों ने छोड़ दिया। यहां पे केरल में कितने लोगों ने अपने आगे की पढ़ाई छोड़ दिया, वह 17 लोगों ने छोड़ा। तो जब हम यहां पे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो जब पर कैपिटा इनकम हरियाणा का अधिक है, तो यहां पे एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वह अधिक होनी चाहिए। नेट अटेंडेंस रेशियो में लिटरेसी रेट भी अधिक होनी चाहिए। भाई पैसा अधिक कम वहां पे इनकम है, पर कैपिटा इनकम अधिक है, तो लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो अधिक होनी चाहिए। यह जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वह बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अधिक है तो मेडिकल फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। केरल की पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन यहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, 10 है, लिटरेसी रेट भी हायर है, 94% है। इंडिया में सबसे अधिक किसी स्टेट की लिटरेसी रेट है तो वह केरल की है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या कंपेयर करें तो 83 है, पर 100% में से 83 जो है, जबकि इसका पर कैपिटा इनकम कम है। अब आते हैं बिहार की बात करते हैं। तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार का में जो है, यहां पे देखिए दो चीजें जो हैं, जो दोनों स्टेट हैं, यह हरियाणा और केरल, यहां पे आपको जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट समझ में आएंगे। किन चीज को लेकर के? पर कैपिटा इनकम को लेकर के। किसको? पर कैपिटा इनकम को लेकर के, कि जिसकी पर कैपिटा इनकम अधिक है वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, लिटरेसी रेट लो है, नेट अटेंडेंस रेशियो लो है। और केरल की जबकि पर कैपिटा इनकम कम है, तब भी यहां पे नेट अटेंडेंस रेशियो अधिक है, लिटरेसी रेट अधिक है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, बहुत कम है। ठीक है। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार की पर कैपिटा इनकम इन दोनों स्टेट के कंपेयर में बहुत ही कम है, ओनली 31,454 रुपीज पर एनम है। तो हम कह सकते हैं कि जब बिहार की पर कैपिटा इनकम कम है, बहुत कम है, तो यहाँ पे जो बाकी चीज़ें होंगी वह भी जो है बहुत सही नहीं होंगी। जैसा कि देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो 43 है, मतलब 100 में से केवल 43 आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी लोगों की पढ़ाई छूट जा रही है 15 ईयर के एज के बाद में। लिटरेसी रेट 62% केवल है। इंडिया के किसी भी स्टेट से कंपेयर करें तो केरल में सबसे अधिक है, तो सबसे कम लिटरेसी रेट अगर कहीं है तो बिहार की है, कितनी है? 62% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 38 है, हार है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकम कम है। तो यह सब सारी चीज़ें जो है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, वह ये सब सारा डाटा जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो बिहार का छोड़ दीजिए, लेकिन केरल और हरियाणा को देखें तो हम यह भी कह सकते हैं, केरल हरियाणा का एग्जांपल लेकर के, कि भले ही पर कैपिटा इनकम हरियाणा की अधिक है, लेकिन वह केरल से बेटर नहीं है इन तीन चीज़ों को लेकर के। कौन सा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो को लेकर के। तो कुल मिला जुला के हम यह कह सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वह भी डेवलपमेंट के मेजरमेंट के लिए एक अच्छा यूनिट नहीं है। तो इससे भी अच्छा यूनिट कोई होना चाहिए। तो क्या होगा, तो आगे देखते हैं कि क्या और हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि पब्लिक को क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, है ना,
कि देखिए पब्लिक को यदि फैसिलिटीज मिल रही है तमाम तरह की, ठीक है, तो कंट्री जो है वह डेवलप्ड माना जाएगा, कंट्री या सोसाइटी क्या होगा, डेवलप माना जाएगा। अब एक कि पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है लेकिन पब्लिक को कोई फैसिलिटीज ही नहीं है। जैसा एग्जांपल के तौर पे आपको आप बताए थे नेशनल इनकम जो था उसके संदर्भ में यूएई और सऊदी अरबिया का बताया था, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं कि मोनेटरी डेवलपमेंट आर मोर एवरेज इनकम में नॉट प्रोक्यूर यू ए बेटर लाइफ। मोनेटरी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, इनकम अधिक होना, ठीक है, या एवरेज इनकम अधिक है, पर कैपिटा इनकम अधिक है, नेशनल इनकम अधिक है या एवरेज इनकम अधिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बेटर लाइफ जी रहे हैं, जरूरी नहीं है। कई कंट्रीज में देखा गया है कि ऐसा है कि पर कैपिटा इनकम अधिक है या नेशनल इनकम अधिक है तो लोगों की लाइफ भी बेटर है, उनको फैसिलिटी मिली है, लेकिन सभी तरह की कंट्रीज के साथ यह कंडीशन लागू नहीं होता है। तो वही चीज कर रहा है कि मॉनेटरी डेवलपमेंट होने से या एवरेज इनकम अधिक हो जाने से जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए, ठीक है। इट कैन नॉट बाई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपके पास पैसा बहुत अधिक है लेकिन उस अधिक पैसे से जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट परचेज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। आप जो है दिल्ली में, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि दिल्ली में बहुत अधिक पॉल्यूशन रहा है। आप पढ़े होंगे न्यूज में पिछले साल, उसके पहले पिछले साल 2-3 सालों से पॉल्यूशन का लेवल जो है बहुत अधिक दिल्ली में बढ़ा। तो क्या वहाँ के रहने वाले जो मिलेनियर्स हैं, क्या वह पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट परचेज कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप बाई नहीं कर सकते हैं। अनडेलुरेटेड मेडिसिन, ध्यान दीजिएगा, अनडेलुरेटेड मेडिसिन, इसका मतलब अनडेलुरेटेड का मतलब हुआ विशुद्ध। हिंदी में इसको क्या हम लोग कहते हैं? विशुद्ध, शुद्ध नहीं, उससे भी बढ़ करके विशुद्ध, है ना। प्योर, प्योर मतलब शुद्ध ना, यहां प्योर नहीं, अनड्यूलरेटेड मेडिसिन की बात कर रहा है। आपके पास पैसा है, अनड्यूलरेटेड मेडिसिन आप नहीं खरीद सकते हैं। जो मेडिसिन सबको मिल रहा है वही मिल रहा है। तो ये चीजें हैं कि पैसा अधिक होने से, एवरेज इनकम अधिक होने से अनएडुलरेटेड मेडिसिन पर आप बाय नहीं कर सकते। या प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, डिजीज जो बीमारियां उससे आपको प्रोटेक्शन मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप जब डिजीज हो जाएगा तो उसके बाद आप मेडिसिन खोजेंगे, अच्छे हॉस्पिटल खोजेंगे, पैसा खर्च करेंगे, आपका बेहतर इलाज होगा, वह हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप जैसे अभी वर्ल्ड के जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले कंट्री हैं, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में जब कोविड-19 आया तो सारी की तो जो भी उन्होंने अपने कंट्री के लिए मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की हो, लेकिन जो डिजीज थी, जो बीमारी थी, उसे आने से वह नहीं रोक सके, उसे आने से वह नहीं रोक सके। कितना ही पावरफुल कंट्री अमेरिका रहा हो, डेवलप्ड कंट्री है, पैसा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, लेकिन कोविड-19 आया तो उसको आने से, उस बीमारी को आने से वह नहीं रोक सके। तो यही चीज़ है कि ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एवरेज इनकम, मतलब एवरेज इनकम का मतलब पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम अधिक होने से इन चीज़ों को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और भी पब्लिक फैसिलिटी है जो पब्लिक को चाहिए। ये पब्लिक कौन है? क्या देश के वे तमाम मिलेनियर्स 1% वह पब्लिक है? नहीं, वह नहीं। जब हम पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो देश में रहने वाले सभी सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। 1% मिलेनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि उनके पास सारी फैसिलिटी है तो मान लिया जाए कि नहीं सब मुकेश अंबानी है, ऐसा नहीं। जब हम पब्लिक फैसिलिटी की यहाँ बात कर रहे हैं तो देश के रहने वाले सभी पब्लिक की बात कर रहे हैं, इस देश के रहने वाले सभी सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जिनको की पब्लिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। किनकी क्या मिलनी चाहिए उनको? प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम की बात है, ऐसा नहीं कि हायर एजुकेशन की ही बात होगी, नहीं हायर एजुकेशन, लेकिन जो पब्लिक फैसिलिटी है, जो बेसिक नीड्स है, वह तो मिलनी ही चाहिए। क्या
प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मिलना चाहिए, हेल्थ केयर की फैसिलिटी, क्लीननेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। ये 3-4 चीजें हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, हेल्थ केयर की फैसिलिटी, ठीक है, और क्या क्या, साफ सफाई, क्लीननेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑफ पब्लिक, ठीक है। बात समझ में आई? तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बात मैं बता रहा हूं आपको? तो जैसे कि आपको बताएं कि किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट से ही कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब पर्सन, जो व्यक्ति है, उसका डेवलपमेंट होगा, और 1 2 4 का नहीं, सभी का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ डेवलपमेंट का मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट जब होगा तो क्या होगा, कंट्री डेवलप करेगी। तो किसी भी पर्सन के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ें जो है वह बहुत मस्ट है, एक एजुकेशन की फैसिलिटी और दूसरी जो है वह हेल्थ केयर की फैसिलिटी। यह 2 चीज़ें बिल्कुल नेसेसरी हैं किसी भी कंट्री के पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए। तो यह 2 चीज़ें मस्ट हैं, उन्हीं का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी सभी लोगों को इक्वली ट्रीट होना चाहिए, जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट होगा। और जब लोगों का, और लोगों में किसका, सभी लोगों का, तो यह कंट्री भी डेवलप करेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझिएगा थोड़ा कि किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका क्या रोल है। तो हम इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी स्टेट के डेवलपमेंट में, ठीक है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट के राशन शॉप हैं, जहाँ पे जो राशन की दुकानें आप देखे होंगे कि हर गांव में है, शहरी क्षेत्रों में है, जहाँ पे कि जो है अनाज जो होता है या अन्य चीज़ें जो होती है वह मार्केट प्राइस के कंपेयर में लो रेट पे मिलती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो जिससे के लिए राशन कार्ड बनता है, लोग जो है तमाम तरह के राशन कार्ड बनते हैं, येलो कार्ड बनता है, वाइट कार्ड बनता है, और बीपीएल कार्ड या एपीएल कार्ड हम लोग कहते हैं, अंत्योदय कार्ड बनता है। तो उसको लेकर के लोग जाते हैं और मार्केट प्राइस से कम रेट पे जो है राशन शॉप से परचेज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तमिलनाडु और झारखंड का ना, तमिलनाडु और झारखंड का 2 स्टेट का हम देखते हैं कि तमिलनाडु जो है वहाँ पे वेल फंक्शनिंग है, बहुत अच्छा फंक्शन है वहाँ पे, किसका, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बहुत अच्छा फंक्शन करता है। किसके लिए? फॉर सप्लाई ऑफ गुड ग्रेन्स टू पुअर पीपुल इन रूरल एरिया, वेयर एज झारखंड डज नॉट हैव सच एन इफिशिएंट सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है तमिलनाडु में रूरल एरिया में, कहाँ पे, तमिलनाडु के रूरल एरिया में बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, जो कि फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है पुअर पीपल को, जो गरीब लोग हैं उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जबकि झारखंड इसमें जो है यह बहुत अच्छे से इफेक्टिव नहीं है। पीडीएस सिस्टम झारखंड का एग्जांपल ले रहे हैं, अपने यूपी में भी यही है, बिहार में भी वही है, झारखंड में भी वही है कि वहाँ पर, यहाँ पर जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका फंक्शनिंग सही प्रॉपर वे में है नहीं, ठीक है। जबकि तमिलनाडु में है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है यह पहले समझ लीजिए। देखिए, एक रूरल एरिया में रहने वाला एक कॉमन पीपल है जिसकी इनकम जो है वह कम है, ठीक है, और उस इनकम में वह मार्केट प्राइस पे अगर फूड ग्रेन परचेज करता है तो उसके महीने भर की पूरी इनकम उसके खाने बनाने, परचेज करने में सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर मार्केट प्राइस पे लेता है तब। लेकिन यदि वह व्यक्ति पीडीएस सिस्टम के द्वारा राशन शॉप से अनाज लेता है तो उसकी पैसे कम लगेंगे, उसकी सेविंग बढ़ेगी, और उस सेविंग जो पैसा उसका होगा
क्योंकि अब उसे मार्केट प्राइस से कम पैसे मिल रहा है, तो उसके पास पैसे बच रहे हैं। जो कि मार्केट प्राइस पे लेता तो उसके पैसे अधिक खर्च होते, महीने भर का पूरा पैसा उसी सब में खर्च हो जाता। अब लेकिन उसके पैसे बच रहे हैं, अब उस बचे हुए पैसे का वह क्या कर सकता है, वह अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन में उसको जो है इन्वेस्ट कर सकता है, उनके बेटर एजुकेशन में, उनके बेटर हेल्थ केयर में उसको जो है उसको जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसके परिवार का, उस सोसाइटी का डेवलप होगा, और ओवरऑल इस तरह से क्या होगा, पूरे स्टेट या पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। एक छोटा स्टेप है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वह हो सकता है। बात समझ आ रही हो? तमिलनाडु में 75% पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एज ए राशन शॉप। तमिलनाडु में रहने वाले जो रूरल एरिया के लोग हैं, तमिलनाडु में रूरल एरिया के रहने वाले लोग हैं, ऐसे कितने लोग, 75% लोगों के पास राशन कार्ड है और वह राशन शॉप से फूड ग्रेन लेते हैं। जबकि झारखंड में केवल 8%, बाकी लोग मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हैं। क्यों? क्या झारखंड के रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास पैसा बहुत अधिक है? ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसा उनके पास बहुत अधिक है, लेकिन जितना पैसा है उससे जब मार्केट प्राइस पे वो परचेज कर रहे हैं तो उनके पैसा, बस सारा का सारा पैसा उनका कहाँ खर्च हो जा रहा है, वह उनके फूड ग्रेन पे ही खर्च हो जा रहा है। बाकी चीज़ों पे पैसे नहीं बच रहे हैं, तो वह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए झारखंड या बिहार जैसे स्टेट में क्या है कि बाकी चीज़ों में यह जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया। जबकि तमिलनाडु का आप देखिए, तमिलनाडु में रूरल एरिया में रहने वाले 75% लोग पीडीएस सिस्टम से का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पैसे बच रहे हैं, और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट वह जो है दूसरी चीज़ों में कर रहे हैं, और ये दूसरी चीज़ों में क्या है, एजुकेशन और हेल्थ में कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेट डेवलप करेंगे कंपेयर देन झारखंड के। ठीक है, तो क्या है कि झारखंड में हो, चाहे बिहार में, चाहे यूपी की ही बात कर लिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लिए, यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे में है ही नहीं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से है नहीं, करप्शन भरा पड़ा हुआ है उसमें कह लीजिए, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है वह प्रॉपर वे में नहीं है, या जो राशन शॉप, गवर्नमेंट के राशन शॉप वाले लोग हैं वह करप्ट हैं, या जो भी रीजन हो, बट फंक्शनिंग यहाँ पे सही नहीं है। जबकि तमिलनाडु में फंक्शन उसका बहुत अच्छा है, फंक्शन अच्छा है, तो 75% लोग उसका यूज कर रहे हैं रूरल एरिया में। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो डेवलपमेंट की यहाँ बात है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी एक छोटा सा रोल यहाँ पे किसी स्टेट के डेवलपमेंट में, तमिलनाडु और झारखंड का एग्जांपल आपको बताएं। ठीक है, तो उसका भी रोल हो सकता है। इसके अलावा और चीज देखिए, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स शॉर्टकट में से बीएमआई हम लोग पढ़ते हैं, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। कह रहा है कि न्यूट्रिशन जो हम लोगों को खाने को मिलता है, ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया है कि दो चीजें नेसेसरी हैं, एक एजुकेशन और दूसरा क्या, हेल्थ फैसिलिटी। तो हेल्थ अच्छा रहेगा तो कंट्री कह सकते हैं अच्छा डेवलप करेगी। लोगों का हेल्थ अच्छा रहे तो वह क्या करेंगे, हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा कि न्यूट्रिशन अधिक मिले। तो यहाँ न्यूट्रिशन को लेकर के भी एक जो है मेजरमेंट किया गया है कि न्यूट्रिशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, और यह इंटरनेशनली ए स्टैंडर्ड नोन एज बॉडी मास इंडेक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडर न्यूरिश्ड आर नॉट। कि एक इंटरनेशनली तौर पे एक मेजरमेंट है बॉडी मास इंडेक्स का, जिसके बिहाफ पर यह पता लगाया जा सकता है कि कोई एडल्ट पर्सन जो है वह अंडर न्यूरिश्ड है या नहीं है, वह अंडर न्यूरिश्ड है या नहीं है। तो इंटरनेशनली तौर पे जो यह स्टैंडर्ड है बॉडी मास इंडेक्स जो है उसका है, तो इसमें मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है तो इसका एक यहाँ पे डिफिनेशन है और उसका एक फार्मूला भी है बीएमआई का, आपको नीचे दिख रहा होगा। यह डिफिनेशन के तौर पे बीएमआई के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्या करना होता है कि इफ वी डिवाइड द वेट ऑफ पर्सन बाय द स्क्वायर ऑफ हिज और हर हाइट वी गेट ए रेशियो विच इज कॉल्ड बीएमआई। बीएमआई किसे कहेंगे कि बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम। किसी पर्सन का वेट जो होगा उसको किलोग्राम में मेजर करके
डिवाइड करेंगे किससे, उस पर्सन के हाइट के स्क्वायर से, और हाइट उसके किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। तो बीएमआई इक्वल टू क्या हो गया कि वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वह जो है बीएमआई का वैल्यू आएगा, ठीक है। और जो बीएमआई का वैल्यू आएगा तो कितना आता है, तो उसके हिसाब पे मेजरमेंट किया जाता है। यदि बीएमआई बिलो 18.5 है, ठीक है, जो फार्मूला आपको बताए हैं, बीएमआई इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर, उससे जब कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आता है वह यदि 18.5 से कम है तो हम कहेंगे पर्सन इज अंडर न्यूरिश्ड। लेकिन यदि यही जो है 25 या 25 से अधिक हो जाता है तो हम कहेंगे कि पर्सन इज ओवरवेट। तो वह व्यक्ति क्या हो गया, वह ओवरवेट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बीएमआई जो है वह क्या होना चाहिए, वह 18.5 से लेकर के 25 तक के बीच में अगर होता है तो वह पर्सन क्या माना जाएगा, वह न्यूरिश्ड पर्सन और हेल्दी पर्सन माना जाएगा। कब, जबकि बीएमआई का वैल्यू 18.5 से अधिक या और 25 या 25 से कम हो तो वह पर्सन क्या होगा, हेल्दी होगा, न्यूरिश्ड पर्सन होगा। अगर 18.5 से कम है तो वह अंडर न्यूरिश्ड है। लेकिन यही यदि 25 से अधिक चला गया, 25 से अगर अधिक हो गया तो यह ओवरवेट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यहाँ पे है, यह परफेक्ट मतलब बेटर मेजरमेंट मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक ड्रॉबैक यह है कि यह जो स्टैंडर्ड है बीएमआई का वह ग्रोइंग चाइल्ड पे जो है फॉलो नहीं होता है, यह केवल जो एडल्ट पर्सन हैं उन्हीं पे फॉलो होता है। ग्रोइंग चाइल्ड जो होते हैं, जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो हैं वह क्या हैं, आप लोग क्या कर रहे हो भाई, अमन जायसवाल, देवगुप्ता, क्या आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी आपस की बातचीत के लिए तो और भी समय रहता है ना भाई, और बाकी टाइम में आपस में बातचीत कर लिया करिए, ठीक है। तो ये जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जैसे कि आप लोग हैं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एज ए ग्रोइंग चाइल्ड हैं, तो ये जो बीएमआई का स्टैंडर्ड है वो आप लोगों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यह भी बहुत अच्छा बेटर मेजरमेंट है नहीं, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। क्या आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे, यह क्या है, बेस्ट, ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है कि यह बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। जो अभी तक आप लोगों ने देखा है ना, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम भी देख लिए, बीएमआई देख लिए, पीडीएस सिस्टम सब हम लोगों ने देख लिया। अब इन सब से बेटर जो है, सबसे अभी तक के नॉलेज में जो है, जो बेस्ट मेथड है डेवलपमेंट को मेजर करने का, वह क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। क्या है, ह्यूमन HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR है, ठीक है। इट इज द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी। फुल फॉर्म क्या है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम। यह यूएनओ का नाम आपने सुना होगा ना, इसका नाम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक एजेंसी है यूएनडीपी। यूएनओ का एक एजेंसी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वह एवरी ईयर जो है, प्रत्येक साल जो है एचआरडी पब्लिश करती है। एचआरडी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है। किसको लेकर के, कंट्रीज के, दुनिया भर के कंट्रीज के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसमें जो रिपोर्ट होता है, इसमें कंपेयर, जो कंट्रीज का कंपेयर किया जाता है वो अलग अलग क्राइटेरिया पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा हेल्थ और तीसरा एजुकेशन लेवल। इन तीन चीज़ों को लेकर के कंपेयर किया जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, हेल्थ स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, तीसरा एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल,
किसके बिहाफ पर? लिटरेसी रेट और इनरोलमेंट रेशियो के बिहाफ पर। तो ये 3 क्राइटेरिया रख करके जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किन किन चीजों को लेकर के मेजर किया जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कि कौन कंट्री एचआरडी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे है। तो उसमें 3 बातों को मेजरमेंट किया जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड किस बिहाफ पे? पर कैपिटा इनकम। हेल्थ स्टेटस किस बिहाफ पे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन लेवल किया जाता है, लोगों का चेक किया जाता है किस बिहाफ पर? लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेशियो पे। ठीक है, तो और देखिए इसके बारे में, यह पूरा एक रिपोर्ट, ठीक है, यह पूरा एक रिपोर्ट आप देखिए, ध्यान दीजिए। एक कुछ कंट्रीज के नाम हैं, ये 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज के नाम हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया है और इंडिया के अगल बगल के कुछ पड़ोसी देश हैं। जीएनआई, अब जीएनआई क्या होता है सबके आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम 2011 को पीपीपी के लिए सब कुछ हम आपको बता देंगे, बस आप डाटा देखिए, डिटेल इसका क्या है हमको बता देते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है वह भी बता दे रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और तीसरा लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट इनरोलमेंट रेशियो के बिहाफ पर, जो कि 15 या उससे अधिक एज के पॉपुलेशन का काउंट किया जाता है। तो इस बिहाफ पे कंट्री है, उनका यह पर कैपिटा जो है पीपीपी है, यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यह लिटरेसी रेट है। ठीक है, 15+ ईयर्स के पॉपुलेशन का 2005 से 12 तक का काउंट करके किया गया। यह एचआरडी रैंक इन द वर्ल्ड में एचआरडी रैंक कितनी है इनकी। ठीक है, यह चार्ट को पहले समझ लीजिए। देखिए श्रीलंका का पर कैपिटा जीएनआई कितना है? 9250। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है? 74.3 है। लिटरेसी रेट 91.2 है। एचआरडी रैंक कितना है श्रीलंका का? 73 है। अब आप आइए इंडिया की बात करिए। ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा जीएनआई 2011 पीपीपी डॉलर में है, ध्यान दीजिएगा ये डॉलर में है, 5150 है। 5150 है, कहने का मतलब क्या? श्रीलंका से कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ श्रीलंका से कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हुआ कि एट बर्थ का मतलब कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों की एवरेज एज क्या है। ठीक है, एवरेज एज क्या, क्योंकि लोगों की सबकी अपनी अलग अलग एज होती है। कोई जन्म लिया तो कोई 20 ईयर में डेथ कर गया, कोई 40 में, तो कोई 80 में, तो कोई मोर देन 100। ठीक है, बट एक एवरेज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक एवरेज एज जो है कैलकुलेट किया जाता है, तो वही एवरेज एज है कि मतलब श्रीलंका में लोगों का एवरेज, मतलब श्रीलंका में लोगों का जीवन अधिक है। कितने साल? एवरेज 74.3 ईयर लोग जीवित रहते हैं। इंडिया का कम है, कितना है? 66.4 जो है ईयर है। लिटरेसी रेट देखिए, श्रीलंका से हम लोग काफी नीचे हैं। ठीक है, 62.8 है। अगर ऐसे देखिए लिटरेसी रेट तो सबका जब कैलकुलेट किया जाता है तो बहुत अधिक है, बट 15+ ईयर के पॉपुलेशन का 2005 से 12 तक स्टडी किया गया तो यह श्रीलंका से बहुत कम इंडिया का है। कितना है? 62.8 है। एचआरडी रैंक देखिए, श्रीलंका का 73 है। एचआरडी रैंक के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है श्रीलंका का 73 है। तो इंडिया का कितना है? 135, बहुत अधिक है, रैंक में बहुत आगे। पाकिस्तान का आप देखिए, आप लोगों का फेवरेट कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, यहां पे हम लोग जो कंपेयर मैं कुछ कर रहा हूं, है ना, 6-7 कंट्री हैं, श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश। तो इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, उन्हीं का हम लोग जो है जीएनआई बता रहे हैं अभी। ठीक है, क्या होता है? तो इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो होती है उन्हीं से हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं। और जो बड़े कंट्रीज जो एक्चुअल में डेवलप है, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनसे कंपेयर करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने जैसे जो हमारे पड़ोस में रहने वाले देश हैं उन्हीं का हम लोग कंपेयर करते हैं। तो श्रीलंका का कर लिया इंडिया से कंपेयर, अब पाकिस्तान का कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान का जीएनआई जो है वह कितना है डॉलर में? वह है 4652। देखिए यहां पे देखिए श्रीलंका से यह काफी कम है, लेकिन इंडिया से कम जो है वह
पाकिस्तान का है, ठीक है। दूसरे इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह 66.4 है, तो पाकिस्तान का भी कुछ बहुत खास नहीं है, 66.6 है। लिटरेसी रेट जो है 62.8 जो है वह इंडिया का है, पाकिस्तान का 54.9 है। HRD रैंक जो है, HRD मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहां पे हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, यह है वह तो रिपोर्ट है, HDR हो गया, जो यह बना है वह इंडेक्स। तो जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में पाकिस्तान का क्या है, 146 रैंक है। ठीक है, आप लोग देखें, इसको स्टडी किए, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है वह इंडिया का क्या है और उसके नेबरिंग कंट्री का क्या है। अब इसमें जो कुछ चीज़ें आई हैं उनके बारे में, ये तो आपका चार्ट हो गया। अब इसके बारे में और देखिए क्या है कि जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, इसको प्रिपेयर करने वाले जो पर्सन हैं, वह कौन लोग हैं? वह एक तो इंडिया के अमर्त्य सेन है, जो नोबेल प्राइज मिला था इनको, आप लोगों को याद होगा, है ना, इकोनॉमिक्स का, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को मिला था। दूसरे पर्सन जो है वह पाकिस्तान के हैं, वह दूसरे पर्सन पाकिस्तान के कौन है? नाम है उनका महबूब उल हक ऑफ पाकिस्तान, महबूब उल हक पाकिस्तान का। तो दो पर्सन है, एक इंडिया के और एक पाकिस्तान के, अमर्त्य सेन इंडिया के और महबूब उल हक पाकिस्तान के, जिन्होंने जो है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है तैयार किया, उसका जो बेसिक चीज़ें थी उसको तैयार किया, और उसी के बिहाफ पर जो है UNDP एवरी ईयर जो है यह रिपोर्ट पब्लिश करती है। यह जो आपने अभी डाटा देखा है वह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब का है? 2014 का हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है, ठीक है। और इस HDI रैंक जिसमें आपने देखा कि इंडिया का 135 रैंक था, है ना, इंडिया कितना रैंक था? 135 रैंक था 2014 में। तो उसमें कितने कंट्रीज को शामिल किया गया था? 177 कंट्रीज थे जो आपने देखा, जिसमें इंडिया का 135 रैंक था, श्रीलंका का था, बांग्लादेश का था, नेपाल का था। तो उसमें HDI रैंक में कितने कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था? 177 कंट्रीज को शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखिए जो PPP आया था ना, अब यह देखिए यहां पे, यह PPP, यह जो आया हुआ है PPP, इसका फुल फॉर्म क्या है? PPP का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर, यह ध्यान दीजिएगा, परचेजिंग पावर, इनकम होना इंपॉर्टेंट यहां पे नहीं रखा गया है, परचेजिंग पावर आपकी कितनी है। तो परचेजिंग पावर अधिक है का यहां पे यह रखा गया कि तब वह अधिक परचेज कर रहा है, परचेजिंग पावर अधिक है का मतलब वह डेवलप अधिक होगा, यह रखा गया। मतलब आपकी इनकम यदि 10,000 है तो आप अगर परचेज 2,000 की परचेजिंग कर रहे हैं तो वह जो है इंडेक्स में बहुत नीचे आप चले जाएंगे। 10,000 की इनकम है, परचेजिंग पावर आपकी 8,000, 8,000 खर्च कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप रैंक आपका जो है अधिक होगा, यह मान करके जो है रखा गया था PPP में, ठीक है। जो इंडिया का रैंक था देखिए अलग अलग साल में अलग अलग था। 2004 में 126 रैंक था, 2014 का आपने डाटा देखा है, अभी 2014 का डाटा देखे अभी ना, जो आपको जो इंडेक्स में दिखाया था तो 2014 का ही था, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना था? 135 था। 2018 में कितना था? 130 रैंक था। मतलब कि जो रैंक है, चूंकि यह रिपोर्ट एवरी ईयर पब्लिश होती है, तो रैंक भी घटते और बढ़ते रहते हैं, हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता है, क्योंकि जो 3 चीज़ों को लेकर के मेजरमेंट किया गया था वह 3 चीज़ें भी अलग अलग ईयर में अलग अलग चेंज हो जाती हैं। तो कंट्रीज के जो HDI रैंक है वह भी बदल जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे कि इंडिया का 2004 में 126,
2014 में 135 एंड 2018 में 130 रैंक था। ठीक है, कुछ और देखिए इसमें आप डाटा, यह देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए है यहाँ पे कि जो HDI रैंक था, HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था 2014 का था, जिसमें इंडिया का कितना था, 135 था। उसी साल का HDI रैंक 2014 में पहला रैंक किसका था? आप कहेंगे ना कि सर इंडिया का 135 था तो पहला किसका था, तो आपके लिए जो है फर्स्ट रैंक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक और 10th रैंक अमेरिका का भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक नॉर्वे का था, समझ लीजिए डेवलप्ड कंट्री HDI रैंक में पहले पोजीशन पे नॉर्वे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे रैंक पे जर्मनी, फिफ्थ रैंक पे डेनमार्क और USA किस रैंक पे, 10 रैंक पे। और इंडिया का रैंक आपको बताए 135 रैंक। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 रैंक 135 रैंक है, कहा या 1 से अंडर 10 में है। तो डेवलप होने के लिए हमें बहुत अभी कुछ करना पड़ेगा इंडिया को, अभी इस जब अंडर 10 रैंक में आने के लिए, क्योंकि 126 था तो 135 था तो 130 था, मतलब हम मोर देन 100 ही है। 100 से नीचे आने में बहुत कुछ अभी इंडिया को करना है, और अंडर 10 तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कितना क्या करना होगा। और इंडिया को करने का मतलब है हम ही लोगों को करना होगा, आप ही लोगों को करना होगा, तभी ना कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए अमेरिका से लोग आएंगे। हम ही लोगों को करना होगा अंडर 10 रैंक में लाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा GDP और GNI। GDP आप लोग जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP, उसी तरह से ग्रॉस नेशनल इनकम जो GNI है, अभी पूछ रहे थे ना आप व्हाट इज GNI। GNI का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, इज मेजर ऑफ ए कंट्रीज इनकम। कंट्री के इनकम को मेजरमेंट करने के लिए एक तो GDP है, जिसे आप अक्सर सुनते रहते हैं GDP। अभी आप सुन रहे थे कि जो है इंडिया की GDP जो है कोरोना की वजह से जो है माइनस में चली गई, 23.9 -23.9 GDP हो गई। तो GDP बार बार आप सुनते हैं, बट GNI आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जब हम यूज करते हैं तो GDP का यूज करते हैं, GNI का नहीं। तो फर्स्टली GNI का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। यह भी जो है कंट्री के इनकम के लिए मेजरमेंट में यूज किया जाता है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? कह रहा है कि वेयर GDP ओनली काउंट इनकम रिसीव फॉर डोमेस्टिक, ओनली डोमेस्टिक। GDP में क्या है, ओनली जो इनकम डोमेस्टिक इनकम होता है वह GDP में काउंट होता है। GDP में क्या होता है, जो डोमेस्टिक देश के अंदर की जो इनकम होती है उसे काउंट किया जाता है। जबकि GNI में क्या होता है, GNI में क्या होता है, इंक्लूडेड नेट इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब दूसरे देश, देश के बाहर से, देश के बाहर से। मतलब GDP डोमेस्टिक है, फुल फॉर्म देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश के अंदर जितनी इनकम हुई वह हो गया। ठीक है, GDP हो गया। अब उसी में उसी GDP में जो अबाउट मतलब देश के बाहर से इनकम हुई है, देश के बाहर से जो इनकम हुई है वह भी ऐड कर दे तो वह इक्वल टू किसके हो जाता है, वह GNI के इक्वल होता है। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि GDP प्लस GDP प्लस अबाउट इनकम ऑफ अबाउट AB, तो इक्वल किसके हो जाएगा, यह GNI के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, GDP देश के अंदर का जो प्रोडक्ट है उसका टोटल कंट्री का इनकम। ठीक है, कंट्री का इनकम, और उसमें जो बाहर से विदेशों से कमाई हुई है वह जोड़ दीजिए, वह क्या हो जाएगा, GNI होगा। वैसे GDP और GNI में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। GDP और GNI में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जो अमाउंट आएगा उसमें थोड़े सा का अंतर होता है। मतलब GDP कम होगी, GNI होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि GDP 10 लाख करोड़ की हुई तो GNI आएगा तो उसमें थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेन इनकम जो होता है वह कंट्री का उस कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से होता है।
बाहर से एबॉर्ड इनकम जो है वह थोड़ा होता है, उसका जो रेशियो जो होता है वह कम होता है। तो जीएडीपी और जीएनआई में बहुत बड़े का डिफरेंस अमाउंट में नहीं होता है। ठीक है, और चीजें देखिए इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसका चर्चा हम लोग जो है वो चैप्टर था आपका ज्योग्राफी में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट है। तो थोड़ा सा अंतर है, वहां पे क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे है केवल इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दोनों में कॉमन है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, तो वही सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यहां पर भी आया है, वही सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यहां पर भी आया है। कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन सस्टेनेबिलिटी होती क्या है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन इस तरीके से हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह ख़त्म ना हो, नुकसान ना हो, वह आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बचा रहे, दूसरे जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुँचे, जो इन्वायरमेंट हमारा वह इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री रहे, उसको बहुत अधिक नुकसान ना हो। ग्लोबल वार्मिंग है तो तमाम तरह के पॉल्यूशन है, किसकी वजह से है कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे जो रिसोर्सेज है उसका ओवर यूज कर रहे हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है और डैमेज हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यह है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, और दूसरी चीज उसे हम रिजर्व करें, कंजर्व करें, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी बची रहे। तो यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग जोड़ करके देखते हैं, अलग नहीं। डेवलपमेंट का मतलब यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, जो कि बड़ा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उसको लेकर के कर रहा है। दो चीजें आपको बता रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया, जो अंडरग्राउंड वाटर इंडिया का उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिया है उसको इतना अधिक मिसयूज किया है कि स्थिति भयानक होती चली जा रही है। क्या है, अंडरग्राउंड वाटर को लेकर के देखिए कि अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया कह रहा है कि देयर इज 40% डिक्लेन इन ग्राउंड वाटर सोर्स इन इंडिया। इंडिया में जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, ज्यादातर देखिए कि ट्यूबवेल मशीनें जो गांव में होती हैं, इरिगेशन में यूज होती हैं वह हों, चाहे शहर में भी अंडरग्राउंड वाटर का यूज जो है नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा घरों तक सप्लाई के लिए किया जाता है, या घर में हैंडपंप लगते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आज के डेट में कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है ऑल ओवर इंडिया का एक रेशियो निकाला गया, उसमें देखा गया 40% डिक्लीन हो गया है। कितने परसेंट? 40% डिक्लीन हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में यह 40%, 50%, 60%, 80% हो जाएगा और पानी की भयानक कमी आएगी, और आधी पॉपुलेशन आगे आने वाले 20 से 30 सालों में देश की आधी पॉपुलेशन जो होगी उनके पास पीने लायक पानी नहीं बचेगा। अगले 2050 तक की मैक्सिमम बात कर लेते हैं, अगले 30 साल के अंदर जो है देश की आधी पॉपुलेशन जो होगी उनके पास पीने लायक पानी नहीं बचेगा, और स्थिति भयानक हो चुकी है, दिख रहा है, मिल रहा है। पीने लायक पानी आप मार्केट में जाइए आपको नहीं मिलेगा, आपको पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है, 20 रुपए लीटर का पीना पड़ रहा है। यही 20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग नदी का पानी पी सकते थे, कहीं भी हैंडपंप का पानी पी सकते थे। लेकिन इस 20 साल में क्या हुआ कि खरीद करके पानी पी रहे हैं, तो स्थिति तो भयानक हो ही गई है। अगले 20 साल 30 साल के बाद क्या होगा, यह परसेंटेज जो 40% डिक्लीन हुआ है अंडरग्राउंड वाटर, यह बढ़ करके और अधिक, अच्छा जो है भी वह क्या है, पॉल्यूटेड है। नदी में जो पानी है, सरफेस वाटर जो है, नदियों में पानी जो है वह क्या है, पॉल्यूटेड है, वह भी नहीं पी सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर 40% डिक्लीन हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज यह देखिए, मोटर गाड़ी हम लोग चलाते हैं पेट्रोल डीजल से, ठीक है, उसका डाटा है। क्या डाटा अब कह रहा है,
नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम को लेकर के अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू जून 2018। ठीक है, यह किसी आम लोगों की जो है डाटा नहीं है कि कोई भी डेट दे दिया है। यह डाटा किसका है? यह डाटा आप देखिए, डाटा आपका है वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू। कब? जून 2018। क्या कह रहा है? द टोटल रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल स्टॉक, टोटल रिजर्व क्रूड ऑयल का जो स्टॉक है, टोटल रिजर्व पूरी दुनिया भर में, किसी एक कंट्री का नहीं, अमेरिका का या वेनेजुएला का या जो गल्फ कंट्री है, यूएई, इराक, ईरान, सऊदी अरब, सबका इंक्लूड करके पूरे वर्ल्ड में जो स्टॉक है क्रूड ऑयल का, वह खत्म हो जाएगा। कितने? जस्ट फॉर 50 ईयर, जस्ट फॉर 50 ईयर। मतलब 2018 में था 50 ईयर, तो अब 2020 तो 2 साल माइनस कर लीजिए, नेक्स्ट 48 ईयर में। कब? नेक्स्ट 48 ईयर में क्रूड ऑयल खत्म। तो क्रूड ऑयल खत्म तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, सब खत्म। ठीक है, सब खत्म। तो जो बचा है वह मात्र 48 ईयर्स के लिए बचा है। क्या करना है? जो है उसको अगर हम कंजर्व करें, उसका मिसयूज ना करें, क्योंकि हम लोग मिसयूज बहुत अधिक करते हैं। अगर जितना रिजर्व है उसी को अभी से भी अगर हम कंजर्व करना शुरू कर दें तो वह 50 के बजाय 100 ईयर्स तक जो है चलेगा। हमारे बाद की आने वाली जनरेशन जो है, 1 या 2 जनरेशन, उनके लिए भी वह यूज हो जाएगा। अदर लोग किताबों में ही पढ़ेंगे, 2 जनरेशन के बाद बच्चे किताब में पढ़ेंगे, हाँ धरती पर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता था, बट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि हाँ 6 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर था, तो लेकिन देखने को नहीं मिलता, पढ़ने को मिल रहा है। तो वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अगले जो है 50 सालों में जो है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे उनका मिसयूज नहीं किया जाए। डेवलपमेंट हो बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हो, 2 एग्जांपल आपको अंडरग्राउंड वाटर की बात किए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात किए, और इसी तरह से तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको कंजर्व किया जाए। डेवलपमेंट हो बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो डाउट्स होगा आप ऐप के थ्रू, ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स भेज दीजिएगा जो भी होगा। और चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ छूटा होगा, और मतलब छूटने का मतलब है कि आपको कोई चीज़, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट समझ में नहीं आई होगी, आप डाउट्स ऐप के थ्रू अपना भेजिएगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।